गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैट की। तो जैसा कि हम पढ़ चुके थे कि जो कूलॉम्स लॉ होता है उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मीन्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था। तो हम बात करेंगे कूलॉम के नियम के कुछ आउटकम, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला है जो होता है पहला नंबर जो होता है कूलॉम जो बल होता है वो आकर्षण व फिर अथवा प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार के का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब चाहे आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, और नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। जैसा कि हमने फार्मूले में देखा है कि एफ होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आर जो होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसको बोलते हैं, इसलिए कूलॉम का बल जो होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। ठीक है, ओके। अब जो कूलॉम्स का बल होता है, जब जो हमें पता है जब कोई पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं, मीन्स एक फर्मी से भी कम जाते हैं, तो उनमें न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगता है। तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम हटा देते हैं। तो जो कूलॉम का बल होता है वो एक फर्मी से मतलब अधिक दूरी पर होना चाहिए, तभी ये प्रभावी होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब जो कूलॉम बल होता है वो गति का जो न्यूटन का गति का थर्ड नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसका भी फॉलो करता है। मीन्स अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट में, उसके विपरीत दिशा में दूसरा चार्ज लगाएगा। ठीक है, तो यानी F12 इक्वल टू माइनस का F21। ठीक है, अब जो कूलॉम का बल जो है वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। मीन्स अगर निर्वात में होगा या वायु में होगा तो कुछ फोर्स अलग लगेगा। अगर वही किसी मान लो पानी में है या कांच में है, या एक चार्ज मान लो कांच की दूसरी साइड रखा है, एक दूसरी साइड रखा है, तो कुछ और फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वह माध्यम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम जो अपना एप्सिलॉन आता है उसको बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। तो अगर हम एक ई नॉट लेते हैं, ई नॉट, ओके, ई नॉट, और एक माध्यम का, तो उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो उसको बोलते हैं ई रिलेटिव, मीन्स आप सापेक्ष का, मतलब सापेक्ष का परावैद्युतांक। ओके, तो यही है इसका। हम जो किसी माध्यम का हो जाता है वो होता है निर्वात का पानी रिलेटिव। ठीक, निर्वात के लिए जो ई रिलेटिव होता है वो 1 होता है। मीन्स मीडियम का जो परावैद्युतांक होता है, मतलब इसको ये है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो एफ ई नॉट के बराबर होता है। ठीक है, वो मैक्सिमम होता है। अगर कोई धातु जो होगा वो क्या होगा, सुचालक होगा, तो उसके लिए ई रिलेटिव क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मीन्स जो ई एम होगा वो 0 होगा। ठीक है, और ई रिलेटिव इनफाइनाइट। अब जैसे हमें पता है कि जो अपना गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से आता है, F इक्वल टू जी, कैपिटल G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो जी का जो आता है यहाँ से ये निकालते हैं विमा। अब हम बात करते हैं कि कूलॉम का बल जो होता है और जो न्यूटन के किसी जो कि मास में लगता है, उन दोनों का जो फोर्स का फार्मूला होता है वो सेम प्रकार का होता है। देख लीजिए, जो ग्रेविटेशन होता है F इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैट का क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर। तो देख पा रहे हैं कि लगभग सेम ही है, खाली बस मास की जगह M1 M2 हो गया और चार्ज की जगह मतलब Q1 Q2 हो गया, और एक कांस्टेंट वहाँ इसमें न्यूटन्स का ग्रेविटेशन में G है और कूलॉम्स में एक K आ जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है। जो G का वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और जो K आता है वो आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैट का रेशियो। तो अगर किसी हम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो सबसे पहले वही होगा
Gm1m2/r²। अगर दो इलेक्ट्रॉन फिक्स दूरी पर मान लो यहाँ पर रखें r दूरी पर, तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो उन दोनों का अगर हम रेशियो देखें तो दूरी जो कि दूरी दोनों के लिए सेम ही होगी, तो दूरी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Gm1m2 और K12 आएगा, तो हम क्या होंगे M1m2, तो हम यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो कि 9 × 10⁻⁻⁴ 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है। तो यहाँ Gme² और Kqe² हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो Qe कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम रेशियो निकालें और इसको सॉल्व करें तो Fg/Fe का जो रेशियो आता है वो 23.97 × 10⁻43 आता है, जो कि अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि Fg/Fe का रेशियो जो है बहुत ही कम है, 10⁻43 मीन्स 0.00000 मतलब 43 टाइम्स। तो मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है ना, बहुत ही ज़्यादा कम है। किसके कंपैरिजन में, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दो प्रोटॉन है अपने पास, एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन, उनके बीच की दूरी मान लो r है, ठीक है। तो उनके बीच अगर फोर्स निकालना है तो हम यहाँ पर भी हम वही कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही हमने रखा, वैल्यू रख दी, तो Gmp² एंड Kqp², फिर जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 होता है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो फिर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, फिर हमने जो रेशियो निकाला तो वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो आया वो आया 0.807 × 10⁻36। फिर यहाँ पर भी 36 मतलब 0.0 - 36 आ रहा, मीन्स 0.0000 कुछ 36 बार। तो मतलब ये भी यहाँ से हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो जो है 1 से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत कम है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल की फोर्स में ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में देख ले थर्ड वाला, तो उसका भी सेम ही होगा। इसमें भी देख रहे हैं हम यहाँ पर 40, जो इसका रिजल्ट आता है Fg/Fe का, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो भी 10⁻⁻40 टाइम्स कुछ आ रहा है, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। चलो ये तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कूलम्ब्स का नियम होता है उसका हम सदिश निरूपण कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर दो चार्ज के मैग्नीट्यूड का मीन्स Q1 Q2 का अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर Q1 Q2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसमें क्या होगा, आकर्षण। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर मान लो एक Q1 अपने पास जो है वो पॉजिटिव है, Q2 भी है क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो Q1 Q2 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अब जैसे हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार से अगर मान लो Q1 को निगेटिव ले लूँ और Q2 को भी निगेटिव ले लूँ, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव में पता है क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। सेम इसी प्रकार में इसमें भी अगर मान लो Q1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया, Q2 को निगेटिव लिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, निगेटिव। तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कूलम्ब के नियम के सदिश का निरूपण, ठीक है। तो अपने पास मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, उनके बीच की दूरी कितनी है, इस R है, ठीक है, R है, ओके। सो जो Q1 चार्ज होगा उसकी वजह से Q2 पर एक फोर्स लगेगा F21, ठीक है। Q1 की वजह से Q2 पे लगेगा F21, और Q2 की वजह से Q2 की वजह से Q1 पे एक फोर्स लगेगा क्या, F12, ठीक है। अब जैसे कि हमें Q1 से Q2 की जो डिस्टेंस निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे R2 मतलब R2 - R1 मीन्स R2 का पोजिशन वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, तो इसको हम इसीलिए लिखते हैं R12, ठीक है। अगर Q1 से Q2 लिखेंगे तो उसके लिए वेक्टर लिखेंगे R12, जो कि डायरेक्शन बताएगा कि 1 से 2 की दिशा। अगर हमें 2 से 1 की दिशा निकालनी हो तो लिखेंगे R1
सॉरी R21, ठीक है, R21, ठीक है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि F12 का मतलब होता है, क्या होता है कि आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। इस प्रकार से F21 क्या होगा, आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल, ठीक है। और R1 कैप 12 क्या होगा, आवेश Q से आवेश Q2 की ओर एकांक ओर की सदिश, एकांक सदिश, किसी भी एकांक सदिश क्या होता है, डायरेक्शन बताता है सिर्फ। तो R21 क्या है, R21 भी सेम वैसा होगा, Q2 से आवेश के Q1 की ओर एकांक सदिश, ठीक है। तो अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएं पहले के लिए तो क्या होगा, जो F12 होगा वो वही होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, मतलब वही Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ के ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर वेक्टर क्या डालेंगे, R21, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए R21 अगर हम के Q1 से Q2 लगाए तो यही R21, ठीक है, 2 से 1 की दिशा। इधर से F21 लिखे, F21 लिखे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं R12 और R21 की दिशा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट R1 जो सदिश हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से इक्वेशन अगर हम बात करें इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि F12 जो है F21 के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि F12 और F21 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर जो F12 होगा वो बराबर होगा माइनस का वेक्टर F21, ठीक है। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वेक्टर के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चार्ज Q2 से Q1 पर लगाया गया बल तथा Q1 से Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल जो होगा वो परिमाण, उनका परिमाण क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि बहुत सारे अगर मान लो आवेश हैं, ठीक है, तो उन आवेशों के कारण एक आवेश पे अगर हम चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसका एक सिद्धांत होता है बहु आवेशों के द्वारा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल है। सपोज हमारे पास एक 3D कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, एक्स, ये वाई है, ये एक्स है एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है। हमारे पास एक परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है Q0 और हमने एक ओरिजिन मान लिया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। और यहाँ से मैंने दो मतलब बहुत सारे चार्ज मान लिए। एक मान लो यहाँ से R1 दूरी पर Q1 मान लिया, R2 दूरी पर Q2 मान लिया, ठीक है, एक RN दूरी पर Q1 मान लिया, ठीक है। और जो परीक्षण आवेश था वो क्या है, ओरिजिन से R0 दूरी पर Q0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम Q2 की वजह से फोर्स निकाले, मतलब बल निकाले Q0 पे, जो टेस्ट चार्जेज पे, मतलब परीक्षण आवेश पे, तो F02 होगा। इसी प्रकार से अगर हम Q1 की वजह से निकाले तो ये F01 होगा। इसी तरह से अगर हम Qn की वजह से निकाले तो ये F0n होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चार्ज पे, बहुत सारे चार्जों पर निकालना हो, मतलब एक चार्ज पे निकालना हो और बहुत सारे चार्जों के कारण, तो इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो सारे बल जो होंगे सबके बल की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। देखिए F02 इधर डायरेक्शन में, F01 इधर है, F0n इधर है, F01 इधर है, ठीक है। सबको अगर जोड़ना होगा तो हम उसको सदिश के तरह जोड़ेंगे, क्योंकि जो फोर्स क्या होता है, एक सदिश क्वांटिटी होती है, ठीक है, सदिश क्वांटिटी होती है। तो हमें जो उस मतलब बहुत सारे चार्जों के सिस्टम से जो मतलब निकाय बना है, उन पे अगर किसी परीक्षण आवेश पर चार्ज निकालना होता है तो हम सभी आवेशों द्वारा उस परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगता है अलग अलग, उनका क्या कर निकालते हैं, उनका योग सदिश निकालते हैं। तो जो F फोर्स आएगा वो अलग अलग सदिशों, मतलब अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा। मीन्स F=F01 + F02 डॉट 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 F0n, ठीक है, अगर n चार्जेस हैं। तो यहाँ अगर हमें F0n निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, क्योंकि हम Q0 पे निकाल रहे थे, तो Q0 Q1 बाई R10 स्क्वायर एंड R वेक्टर लिख लेंगे दिशा के लिए, ठीक, डायरेक्शन के लिए। इधर से अगर F02 लिखे तो वही हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2, ठीक है, क्योंकि Q0 पे हम निकाल रहे हैं जो कि अपना परीक्षण आवेश है, अपन R20 का स्क्वायर, और R20 ये डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। इसी तरह से और हम सबका लिख लेंगे
यहाँ अगर NH चार्ज के लिए लिख लिया, ठीक है। अगर हमें F नेट निकालना होगा, जो F टोटल होगा तो वो टोटल सबका सम होगा। तो यहाँ देखिए Q नॉट और 4πε0 जो कॉमन हो रहा है, और Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 जीरो कैप, प्लस इस तरह से बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक जनरल टर्म लिखे समेसन फॉर्म में, तो यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा समेसन, ठीक है। समेसन में तो सबको ऐड कर लिया, तो हो जाएगा QI बाई R1 RI जीरो, ठीक है। एंड वेक्टर हो जाएगा RI कैप। जब इसको खोलेंगे तो ये समेसन फॉर्म मतलब छोटा सा फॉर्म इसको लिख यूज करते हैं, ठीक है। तो आप मैथ्स के अगर होगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे इसको, ठीक है। अगर आप बायो के होगे तो इसको जितना ज़्यादा एक समझने की जरूरत नहीं, मतलब ये होता है कि इसको ऐड कर लेते हैं ऐसे, ये तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। बहुत चीज़ों को अगर बहुत बड़ी चीज़ें तो उनको आराम से समेसन में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जो वेक्टर इसी होता है एकांक वेक्टर, R1 जो कैप होता है, R1 जीरो कैप होता है एकांक वेक्टर, तो होता है R वेक्टर, और R वेक्टर अपन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड कर दो तो वो कैप उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है, मतलब एकांक सदिश आ जाता है, ठीक है। तो यानी जो F नेट अपना आ जाएगा वो बहुत सारे आवेशों के कारण किसी अपरिक्षण आवेश पर हो जाएगा Q0 अपॉन 4πε0, और समेसन I इक्वल टू 1 से N QI R क्यूब I नॉट एन वेक्टर आर आई, जो कि वेक्टर RI जीरो जो होता है वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। चलो तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो जो चार्ज है कोई पॉइंट चार्ज ना हो के किसी रॉड पे हो, किसी रॉड पे बहुत सारे चार्जेस हों, ठीक है। किसी रॉड पे से बहुत सारे चार्जेस हो, या फिर किसी सरफेस के पार से बहुत सारे चार्जेस हो प्लस माइनस, ठीक है। तो या फिर किसी मान लो कोई बॉल है, सॉलिड बॉल है, ठीक है, सॉलिड बॉल है तो उसमें चार्जेस हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, मीन्स कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये मतलब 2-3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, जो कि बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है पृष्ठीय मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है आयतन आवेश वितरण, जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वाला, ठीक है। तो एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जो भी है थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं बना पाया, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली का वीडियो इसको बनाता रहूँगा, जिससे ये पूरा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सीरीज बनाऊँगा, ठीक है। तो आगे मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।